आज हम रिलेशन बिटवीन रियल एंड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स यानी वास्तविक जालक और व्युत्क्रम जालक के आधार सदिशों के मध्य संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने रेसिप्रोकल लैटिस के ज्यामितीय कंस्ट्रक्शन यानी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया था। फिगर में आप एक रियल स्पेस में यानी रियल स्पेस में एक सेट ऑफ प्लेन्स देख रहे हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है और A1 एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन A2 और A3 एक्सिस को के पैरेलल है, यानी कि A2 A3 प्लेन के पैरेलल है। इस पर ये जो ओरिजिन है O, उससे एक परपेंडिकुलर डाला है। ये लैटिस प्लेन्स जिनके बीच का इंटरप्लेनर स्पेसिंग D100 है, उसका रेसिप्रोकल लेकर मतलब 1/D100 के प्रोपोर्शनल दूरी पर N1 बिंदु बनाया गया है, जो लंब है जो O से परपेंडिकुलर डाला गया है इन प्लेन से, उस परपेंडिकुलर पर स्थित है। ये रेसिप्रोकल पॉइंट कहलाता है। हमने बात की थी कि ये जो डिस्टेंस ON1 है वो 1/D100 के प्रोपोर्शनल है और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट m लिया है, जिसे मैग्निफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। 200 सेट ऑफ प्लेन, ये 100 सेट ऑफ प्लेन के ही पैरेलल होता है, लेकिन उनके बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो D100 की आधी होती है। तो जो ON2 दूरी होगी, मतलब 200 प्लेन्स के लिए हम N2 पॉइंट बनाएंगे, जो कि चूंकि 200 प्लेन 100 प्लेन के पैरेलल ही है, इस कारण से उसका भी परपेंडिकुलर यही होगा। तो N2 पॉइंट इसी परपेंडिकुलर पर स्थित होगा, लेकिन वो 2N1 ट्वाइस ON1 दूरी पर होगा। ये हम पहले देख चुके हैं। वैसे ही 300 प्लेन्स भी 100 प्लेन पर के पैरेलल होंगे, जिससे उनका परपेंडिकुलर भी यही होगा। और चूंकि 300 प्लेन्स के बीच में इंटरप्लेनर स्पेसिंग 100 की 1/3 होती है, इस कारण से जो ON3 जो दूरी होगी वो साइज ON1 होगी। तो ये जो एक्सिस है वो आपकी जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसके लिए B1 एक्सिस का काम करेगी। ऐसे ही हमें B2 एक्सिस प्राप्त होगी, जो कि A1 A3 प्लेन के जो पैरेलल प्लेन होंगे उन पर परपेंडिकुलर डालकर प्राप्त होगी। वैसे ही B3 एक्सिस प्राप्त होगी रेसिप्रोकल
लैटिस की, जो कि A2 A1 प्लेन के पैरेलल प्लेन्स पर मूल बिंदु से परपेंडिकुलर डालकर प्राप्त होगी। B1 एक्सिस को हम देख रहे हैं अभी। B1 एक्सिस में आपने देखा कि ON1 m/d100 है, ON2 2ON1 है, ON3 थ्राइस ON1 है। दैट मीन्स कि इस एक्सिस पे जो रिपीट पीरियड है वो ON1 है। तो एक्सिस का जो रिपीट पीरियड ON1 मतलब वेक्टर B1, मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्या हो है, m/d100। ON1 इसका रिपीट पीरियड है। ये दूरी ON1 है, ये भी दूरी ON1 के बराबर है, ये भी दूरी ON1 के बराबर है। तो जो रिपीट पीरियड है वो ON1 है। दैट मीन्स वेक्टर B1 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू m/d100। चूंकि जो रियल लैटिस में कई सारे सेट ऑफ प्लेन्स आप ढूंढ सकते हैं, जिनमें प्रत्येक सेट में जो प्लेन्स होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जब आप उन सारे सेट ऑफ प्लेन्स पे इसी प्रकार परपेंडिकुलर डालेंगे और रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो आपको एक नई लैटिस मिलेगी जो कि बिल्कुल जैसे रियल लैटिस में रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होता है, वैसे ही आपको ये पॉइंट्स रेगुलरली और पीरियडिकली अरेंज्ड मिलेंगे, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो हमारे रियल लैटिस वेक्टर्स है A1, A2, A3 और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर B1, B2, B3 इसमें शो नहीं किए गए हैं, लेकिन बनाने बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे B1 हमने बनाया है। तो A1, A2, A3 और B1, B2, B3 के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये कोई हमने यूनिट सेल ली है जो कि रियल स्पेस में है, जिसमें रियल लैटिस डिफाइन की जाती है, जिसमें कि हम लैटिस का रेगुलर एंड पीरियडिक अरेंजमेंट करते हैं और उसमें एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच करते हैं, उसे हम रियल लैटिस कहते हैं। जिसमें हम XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। तो उस रियल स्पेस में ये यूनिट सेल है जिसके लैटिस वेक्टर हमने A1, A2, A3 लिए हुए हैं। इस यूनिट सेल का एकांक कोष्ठिका का आयतन वॉल्यूम किससे दिया जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ये एरिया ले ले, शेडेड एरिया इनटू हाइट ऑफ द सेल, मतलब ये क्षेत्रफल इनटू ये ऊंचाई, सेल का वॉल्यूम हो जाएगा। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन डॉट डॉट प्रोडक्ट होगा हाइट ऑफ द सेल, हाइट ऑफ द सेल और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का डॉट प्रोडक्ट आपको वॉल्यूम दे देगा इस यूनिट सेल का। चूंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इनटू एरिया डॉट ON1। ये एरिया हम ये वाला ले रहे हैं, तो चूंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका जो डायरेक्शन
एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो जो डायरेक्शन होगा वो ये B1 वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा। ये हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है सेल पे। वेक्टर ON1, ये वेक्टर ON1 है। ON1 इसकी हाइट है। तो चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए एंगल 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो ये D100 D100 हमने क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये दोनों जो प्लेन्स हैं इनके बीच का ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। चूंकि ये A2 A3 प्लेन्स के पैरेलल है, A2 A3 प्लेन के पैरेलल प्लेन्स हैं, इसलिए ये D100 से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो AD100 आपको ये मिल जाएगा AD100। अब जैसे जस्ट अभी हमने बात की थी कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के लिए रेसिप्रोकल पॉइंट के लिए हमें ओरिजिन से जो प्लेन्स हैं उन पर परपेंडिकुलर डालना है। तो ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है हमने। तो ये जो एक्सिस है वो आपको रेसिप्रोकल एक्सिस देगी B1। ये रेसिप्रोकल एक्सिस B1 है। और वैसे ही आप इस पर डालेंगे, इस वाले पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको रेसिप्रोकल की एक एक्सिस और मिल जाएगी। और जब आप ये सामने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको इसकी थर्ड एक्सिस मिल जाएगी। यहां से 1/D100 इज इक्वल्स टू A/V हो जाएगा। अब हम ON1 की डायरेक्शन में जो एक n कैप यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, या ये कहें जो एरिया वेक्टर है उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर n कैप ले रहे हैं। दोनों तरफ n कैप मल्टीप्लाई करने पर n कैप अपॉन D100 इज इक्वल्स टू AN कैप अपॉन V। तो AN कैप वेक्टर A हो जाएगा, तो वेक्टर A अपॉन V। तो जो वेक्टर A जो एरिया है उसे वेक्टर नोटेशन में लिखने पर वेक्टर A2 क्रॉस वेक्टर A3 अपॉन वॉल्यूम को वेक्टर नोटेशन में लिखने पर वॉल्यूम ऑफ द सेल को, तो वेक्टर A1 डॉट वेक्टर A2 क्रॉस वेक्टर A3। अब हमने बात की थी जो मॉड ऑफ वेक्टर B1 इज इक्वल टू m अपॉन D100। दोनों तरफ n कैप मल्टीप्लाई करने पर और फिर n कैप अपॉन D100 की वैल्यू रखने पर ये आपको मिल जाएगा वो एरिया वेक्टर A अपॉन V था। ये n कैप अपॉन D100 वेक्टर A अपॉन V था, वॉल्यूम वेक्टर A अपॉन वॉल्यूम। तो वेक्टर A2 क्रॉस A3 अपॉन अपॉन वॉल्यूम। तो ये आपको ये मिल जाएगा। तो B1 वेक्टर B1 आपको मिला, वेक्टर B1 इज इक्वल टू m A2 क्रॉस A3 अपॉन A1 डॉट A2 क्रॉस A3। इसी तरह आप जब A2 A1 के पैरेलल प्लेन पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो
B3 एक्सिस और A1 और A3 प्लेन के पैरेलल प्लेन पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, तो आपको B2 एक्सिस मिल जाएगी। और बिल्कुल वैसे ही मैथमेटिक्स करेंगे तो वेक्टर B2 आपको मिलेगा M वेक्टर A3 क्रॉस वेक्टर A1 अपॉन वॉल्यूम A1 डॉट A2 क्रॉस A3 और B3 आपको मिलेगा M A1 क्रॉस A2 A1 डॉट A2 क्रॉस A3। तो ये आपको रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स और रियल लैटिस वेक्टर्स के बीच में रिलेशन मिला है। यदि आप इनका डॉट प्रोडक्ट करें, रियल लैटिस वेक्टर्स और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें, फॉर एग्जांपल हम A1 का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं B1 से, तो A1 डॉट B1 इज इक्वल टू M A1 डॉट A2 क्रॉस A3 अपॉन A1 डॉट A2 क्रॉस A3। तो ये तो 1 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन फैक्टर हम प्रॉब्लम के अनुसार लेते हैं, इसे 1 भी लिया जा सकता है, 2 पाई अधिकतर 2 पाई लिया जाता है, यहाँ हम 1 ले रहे हैं, तो A1 डॉट B1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अब आप A1 डॉट B2 करेंगे तो M A1 डॉट A3 क्रॉस A1 ये आपको 0 मिलेगा, तो ये आपको A1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। वैसे ही A1 डॉट B3 भी आपको 0 मिलेगा। यदि आप A2 डॉट B1 करते हैं तो आपको 0 मिलेगा, A2 डॉट B2 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा और A2 डॉट B3 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। वैसे ही यदि आप A3 डॉट B1 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, A3 डॉट B2 करेंगे तो आपको 0 मिलेगा और A3 डॉट B3 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि AI डॉट BJ इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू J। यदि I और J 1 है, सॉरी I इज इक्वल टू J है, तो ये डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्रोनेकर डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। AI डॉट BJ इज इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा IJ। तो I इज इक्वल टू J होगा तो 1 होगा, I इज नॉट इक्वल टू J तो 0 हो जाएगा। तो हमने अभी तक रेसिप्रोकल लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स और रियल लैटिस वेक्टर्स के बारे में के रिलेशंस को स्टडी किया। अब हम रेसिप्रोकल लैटिस के कुछ प्रॉपर्टीज को समराइज कर दें। जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो रेसिप्रोकल स्पेस में डिफाइन की जाती है। रेसिप्रोकल स्पेस के जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ इनवर्स के होते हैं और हम जानते हैं कि जो वेव वेक्टर k है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। लैम्डा चूंकि लेंथ के डायमेंशन है तो k का जो डायमेंशन है वो लेंथ इनवर्स के ही हुए। दैट मीन्स जो k है, जो वेव वेक्टर k है, वो रेसिप्रोकल स्पेस में डिफाइन किया जाता है। जो k वेव वेक्टर जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वो रियल स्पेस में ना होकर रेसिप्रोकल स्पेस में डिफाइन किया जाता है, क्योंकि उसके जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ इनवर्स के होते हैं। ये रेसिप्रोकल लैटिस हमने ड्रॉ कर रखी है जो कि रेसिप्रोकल स्पेस में होती है। हमने ड्रॉ किया था, उससे क्लियर था कि जो हर पॉइंट
प्रत्येक पॉइंट इसका जो रियल स्पेस में एक सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि उस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, उस पूरे सेट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करता है। रेसिप्रोकल लैटिस में एक पॉइंट रियल स्पेस के रियल लैटिस के एक सेट ऑफ प्लेन जो एक दूसरे के पैरेलल हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि कोई वेक्टर पॉइंट से शुरू होकर पॉइंट पर ही एंड होता है तो उसे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहा जाता है। उसे हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के एक्सिस से डिनोट के रिस्पेक्ट में डिनोट कर रहे हैं एंड इट विल बी n1b1 प्लस n2b2 प्लस n3b3, जहां b1 b2 b3 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं। चूंकि ये जो लैटिस वेक्टर है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर पॉइंट से शुरू होके पॉइंट पे ही खत्म हो रहा है, तो जो n1 n2 n3 इस केस में इंटीजर्स होंगे। लेकिन यदि कोई वेक्टर इससे शुरू हो रहा है लेकिन दूसरे पॉइंट पर एंड नहीं हो रहा है तो ऐसा वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस कहलाता है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से m1b1 प्लस b2 m2b2 प्लस m3b3। यहाँ जो m1 m2 m3 इंटीजर्स नहीं होते हैं। यदि ये एंड हो रहा होता तो n1 n2 n3 इंटीजर होते हैं, लेकिन यदि ये इसका टिप इस पर नहीं है तो m1 m2 m3 इंटीजर नहीं होंगे और ऐसा जो वेक्टर है वो वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस कहलाता है। ब्रैग डिफ्रैक्शन में हमने ब्रैग डिफ्रैक्शन पढ़ा था। उसमें हमने k प्राइम जो k है वो जो इंसिडेंट वेव है उसका वेव वेक्टर लिया था और k प्राइम जो डिफ्रैक्टेड वेव है उसका वेव वेक्टर लिया था। तो ब्रैग की कंडीशन जो एक फॉर्म ब्रैग की कंडीशन का ये भी है k प्राइम माइनस k इक्वल्स टू डेल्टा k। जब डेल्टा k इक्वल्स टू g होगा, मतलब दोनों का वेव वेक्टर का डिफरेंस डेल्टा k, जब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा तभी ब्रैग की कंडीशन सेटिस्फाई होती है और डिफ्रैक्टेड वेव प्राप्त होती है। ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर जो रियल स्पेस के एक पूरा सेट ऑफ प्लेन होता है जिसका जो ओरिएंटेशन है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और उनके बीच का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो इस वेक्टर की जो लेंथ है उसके इनवर्स के बराबर होगा, क्योंकि हमने जो रेसिप्रोकल पॉइंट इस तरह से ड्रॉ किए थे कि जो इंटरप्लेनर स्पेस जो लेंथ है इस वेक्टर की वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के इनवर्सली ली गई थी। धन्यवाद।